नमस्कार दोस्तों, इंडियन जीके की क्लास नंबर 11 में आपका स्वागत है। ये क्लास उन हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी एग्जाम के अंदर इंडियन जीके क्वेश्चन आते हैं। भारत का इतिहास, पॉलिटी और ये सब क्वेश्चन जो आते हैं उन सब के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। मेनली ये क्लास हम बात करें तो एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी एग्जाम के अंदर यदि आपके इंडियन जीके आती है, भारत का इतिहास आता है, तो उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंदर मेनली पिछले सालों के और नए वर्ष के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। नए वर्ष का मतलब जो आने वाले क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन है, वो आपके लिए क्लास किया गया है। ये हमारा विजयश्री चैनल जो आपके सामने है, इस पे क्लासें डाली जा रही हैं। तो आप लोगों से सिर्फ यही उम्मीद की जाती है, जो क्लास चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लासों को पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी नया सुझाव है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बिना टाइम खराब किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने। आपको ये बताना है कि सेल्यूकस को, सिकंदर को, पोरस को, इनमें से किसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यदि आप लोग पहली क्लास से देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत पहले कहीं पढ़ा भी होगा आपने, तो आप इसका आइडिया बिल्कुल सही होगा। और इसका सही जवाब है सेल्यूकस। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी के अंदर, ईसा पूर्व के अंदर हराया। ये बात याद रखनी है। और सेल्यूकस की जो पुत्री थी, सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया। पुत्री का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, हेलेना। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को दहेज में लेता है किससे? सेल्यूकस निकेटस से। चंद्रगुप्त वो राजा है जिसने इन बाहर के लोगों को, ग्रीक के लोगों को यहाँ से भारत की सीमाओं से बाहर भगा दिया था। आपको ये जानकर थोड़ा पता होगा और आगे भी हेल्प मिलेगी आपको। सेल्यूकस की बात करें, ये सेनापति था, या मैं कहूँ प्रमुख सेनापति किसका? सिकंदर का। सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर से चंद्रगुप्त मौर्य की सीधी लड़ाई नहीं होती है, और पोरस और सिकंदर का जो लड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? लोरिया नंदगढ़ स्तंभ से लिया गया है, लोहा स्तंभ से लिया गया है, रामपुरवा स्तंभ से लिया गया है, या फिर सारनाथ स्तंभ से लिया गया है? जो भी आपका जवाब होगा आप बताएंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब है सारनाथ स्तंभ से लिया गया राष्ट्रीय चिन्ह। आपने जो 4 शेर देखे होंगे, आपने वो चक्र देखा होगा जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, सब सारनाथ स्तंभ की ही देन है। इसमें थोड़ा सा आपको सिर्फ एक स्तंभ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी होनी चाहिए। रामपुरवा स्तंभ कहाँ पर है? क्वेश्चन कई बार आ जाता है। रामपुरवा स्तंभ जो है वो एक जगह पड़ती है बिहार के अंदर। चंपारण, आपने सुना होगा चंपारण आंदोलन। चंपारण जो बिहार के अंदर है वहां पर स्थित है रामपुरवा स्तंभ। ठीक है। लोहा स्तंभ की बात करें, लोहा स्तंभ वर्तमान में दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में कहां पर है? दिल्ली के अंदर है लोहा स्तंभ। और लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ, लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ ये भी कहां पर है? चंपारण, बिहार के अंदर ही स्थित है। जो बच्चे इन क्लासों को अब लगातार देख रहे हैं उन्हें एक ही सलाह है, यदि वो इन बातों को नोट करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे तो उनके लिए चीजों को याद करना आसान हो जाएगा और वो इन चीजों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रख पाएंगे। यदि आप इन्हें नोट करके सिर्फ नोट नहीं करते हो, सिर्फ सुन रहे हैं, तो एक स्थिति आएगी आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, ज्यादा याद नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझे एग्जाम्पल के तौर पे। राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया? सबको पता है सारनाथ से लिया गया। लगभग हम लोग ये भी जानते हैं 4 शेर, अशोक चक्र, सब कुछ हमें पता हुआ है। ठीक है। पर मुद्दे की बात यह है, कल को आपसे क्वेश्चन आ जाता है रामपुरवा स्तंभ कहां पर है? सारनाथ संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। रामपुरवा स्तंभ की बात करें कहां पर है, तो यही क्वेश्चन आपको तब याद रहेगा जब आप इसे 1-2 बार पढ़ लेंगे। चंपारण बिहार में। लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ कहां पर है? चंपारण बिहार में। लोहा स्तंभ कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। तो ये सारी बातें आपको नोट करनी, तब जाके आपको इन क्लासों का सही फायदा आपको मिल पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मेगास्थनीज ग्रीस से था, इब्न बतूता इटली से था, मार्को पोलो फारस से था, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो मुझे पता है मेगास्थनीज कहां से था, आप बता सकते हैं? इब्न बतूता ही बता रखा है। चलो इब्न बतूता तो सही जवाब है नहीं क्योंकि उसमें सही पूछा। इब्न बतूता कहां से था आप बताएंगे? तो मोरे को हम बार बार पढ़ रहे हैं, मोरे को से था।
मार्को पोलो कहाँ से था? ये वेनिस से था। और जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो है मेगास्थनीज। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यहाँ पे आप देखिए 3 बातें आपको और मिल गई जानने के लिए। मेगास्थनीज ग्रीस सही है, इब्न बतूता मोरक्को सही है, मार्को पोलो वेनिस सही है। ये 3 बातें आप ऐसे लिख के नहीं याद कर सकते हैं, एक बार सुनने से संभवतः याद नहीं होगा। अशोक की राजधानी का नाम बताइए क्या है? ये भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आ चुका है, 2019 का क्वेश्चन है। तो सही जवाब तो पाटलिपुत्र है, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन आता है पाटलिपुत्र के बारे में, 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पाटलिपुत्र को पहला तो ये आता है कि बसाया किसने था पाटलिपुत्र को? एक राजा जिसका नाम उदयन बसाया। बसाने की बात की जाए तो 490 ईसा पूर्व, 490 ईसा पूर्व एक राजा हुआ जिसका नाम था उदयन। उदयन के द्वारा बसाया गया। उदयन जो था ये हर्यक वंश, और इसी वंश को बोला गया पितृहंता वंश। पितृहत्ता वंश के इसी वंश का क्यों? और इस वंश का संस्थापक, यदि हम इसी के बारे में बात करें, संस्थापक था वो था बिंबसार। बिंबसार की हत्या अजातशत्रु करता है और उसी का पुत्र उसकी हत्या करता है उदयन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को, जो उसका पुराना रूप था। यदि हम वर्तमान स्वरूप की बात करें, वर्तमान स्वरूप पाटलिपुत्र के बारे में, वर्तमान स्वरूप, तो इसका जो नया नाम है वो है पटना। क्या नाम है? पटना। और पटना को बसाया था शेर शाह सूरी ने। सूरी। और जो पटना शहर है ये भी किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है। ये सारी बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए, पर याद कैसे रहेंगे उसके लिए आपको लिखना चाहिए। पाटलिपुत्र 490 ईसा पूर्व के अंदर उदयन ने बसाया, जो हर्यक वंश का शासक था, और उसे ही कहा गया पितृहंता वंश, और इसका संस्थापक था बिंबसार। मैं वही बातें इसमें लिख रहा हूं जो पेपर में आ सकती हैं या पेपर में आती रही हैं, तो इन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वर्तमान स्वरूप की बात करें, पाटलिपुत्र को कहा जाता है पटना, जिसे बसाया शेर शाह सूरी ने, और ये बसा हुआ है गंगा नदी के तट पे। ये बात याद रह सकती है आपको। यदि याद रह सकती है बहुत अच्छी बात है। देखिए, और ये 2 ऑप्शन आपके सामने और दे रखे, उज्जैन और कन्नौज, ये भी अशोक की राजधानियां रही हैं। अलग अलग इन्हें प्रांतीय राजधानी बोला गया। इन दोनों क्या बोला गया? इन दोनों को बोला गया प्रांतीय राजधानी। प्रांतीय राजधानी। और जो ये पुरुषपुर दे रखा है, पुरुषपुर, पुरुषपुर का जो वर्तमान नाम है वो है पेशावर। ये याद रखना है। और इसका संबंध है कनिष्क से। बात याद रहेगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था? ये मैंने बोल के तो आपको बता ही दिया था, अशोक ने, बिंदुसार ने या चंद्रगुप्त ने। आज ही क्लास का ही जो पहला क्वेश्चन था उसी में मैंने आपको थोड़ा बोल के बताया था इसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करें, इसका शासनकाल अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। 322 ईसा पूर्व से लेके 398 ईसा पूर्व तक का शासन मिलता है। इसने सेल्यूकस को हराकर सीमाओं से बाहर ले लिया कर दिया और अफगानिस्तान को दहेज में ले लिया था, वही कारण है। बिंदुसार की बात करें, 298 बीसी से लेके 273 ईसा पूर्व तक था। और लास्ट में हम अशोक की बात करें तो अशोक का जो शासनकाल था 269 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व का रहा है। ये हमें शासनकाल याद होने चाहिए, जब भी इनके बारे में हम थोड़ा सा ज्यादा जान सकते हैं। आपको याद रखना है चंद्रगुप्त संस्थापक है, मौर्य वंश का फाउंडर है, मौर्य वंश का। और ये जो ऊपर के बी और सी दे रखे हैं ये है इसके आगे वाले राजा। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार बेटा उसका राजा बनता है, बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक राजा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्के को रुपया रूप कहा गया है? रुपया रूप कहा गया है, आपको बताना है। उपनिषद में कहा है, पुराण में कहा है, भगवत गीता में कहा है, कहां पर कहा गया है रुपया रूप? का जो सही जवाब है, आपका जवाब आ सकता है। बाकी जो सही जवाब ये है, यदि जिसको भी लगता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में इसको जो चांदी का सिक्के को रुपया रूप कहा है, ठीक है। अर्थशास्त्र की हम बात करें तो लेखक थे इसके कौटिल्य। लेखक कौन थे? कौटिल्य, जिन्हें आप चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। याद रखना, इन्हीं के में सेवा दी थी, या इन्होंने ही चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाया था, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करें रुपया, जो रूप रुपया या फिर रुपया रूप था, वो चांदी को बोला गया। रुपया रूप था वो बोला गया चांदी के सिक्के को। अगला जो नाम आता है स्वर्ण रूप, ये आप भी समझ जाएंगे, सुवर्ण रूप। स्वर्ण रूप किसे बोला जाएगा? तो आपका अंदाजा दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है। स्वर्ण के सिक्के को, सोने के सिक्कों को बोला गया ताम्ररूपया, ताम्ररूपा, ताम्ररूपा बोला गया तांबे के सिक्के को। ठीक है, ये बातें थोड़ा सा याद रखना है। और एक लास्ट याद आप रखना चाहते हैं, उस समय शीशे के भी रुपए चलते थे और उसका नाम था सीसा रूपा, और सीसा रूपा बोला गया शीशे के सिक्के को। याद रहेगी बात। चार जो सिक्के की जानकारी मिलती है, ये अर्थशास्त्र में मिलती है, अलग अलग चीजें हैं। अब इन ऑप्शनों के बारे में थोड़ा सा और आप जानना चाहते हैं तो आप बताइए क्या क्या आपको पता है इन क्वेश्चनों के बारे में, क्या क्या जानते हैं आप। जैसे उपनिषद की बात करें, उपनिषद की रचना जो है वो वेदों का अंत है। वेदों के बाद बात की जाए, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान को सुनना। पुराणों को रचित किया गया है किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा। ये बातें पता होनी चाहिए। भगवत गीता श्री कृष्ण के उपदेश है अर्जुन को। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? इनमें से आपको बताना है वो कौन सा राजा था जिसका जो शासन का विस्तार था वो भारत के बाहर था। यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो दोनों वर्तमान जो भारत है, इसके बाहर दोनों का ही शासन था, चंद्रगुप्त और कनिष्क का। चंद्रगुप्त का भी शासन अफगानिस्तान से आगे तक जाता था, और कनिष्क का भी शासन अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का ही जो विस्तार था, राज्य विस्तार, वो भारत के बाहर था। नालंदा महाविहार की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की? ये एक शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है। नालंदा महाविद्यालय की स्थापना, महाविहार या मैं कहूं महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए कुमारगुप्त जो है प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, कुमारगुप्त फर्स्ट। इसको जो अन्य नाम दिए गए या उपाधियां दी गई वो बोला गया शकादित्य। क्या बोला गया इसको? शकादित्य को उसको उपाधि दी गई थी। नालंदा विहार का इसने गठन करवाया, निर्माण करवाया। उपाधियों की बात करें थोड़ी सी और, चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि थी, चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि थी वो थी महाराजाधिराज। और गुप्त वंश का पहला राजा जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी वही क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम। इससे पहले के राजा अपने आप को महाराज बोलते थे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। समुद्रगुप्त के, कुमारगुप्त के लिए कोई स्पेशल उपाधियां नहीं आती हैं। कुमारगुप्त द्वितीय के लिए, ठीक है, प्रथम के लिए शकादित्य, दोनों को याद रखेंगे। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में आते हैं, आपसे पूछ लेगा कई बार भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। याद रहेगा। किस इतिहासकार ने उपाधि दी स्मिथ ने, स्मिथ के द्वारा। ये एक शानदार क्वेश्चन आपके लिए हिस्ट्री का। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम करता है और इसको उपाधि दी गई शकादित्य की। शकादित्य के द्वारा लगभग कोई आपसे फिर पूछे चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी, तो महाराजाधिराज की उपाधि थी। समुद्रगुप्त को कहा गया भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के में शोर मंदिर, जो मंदिर वास्तुकला है वो शैली कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? होयसल, द्रविड़, नायक या नागर। जो भी आपको सही जवाब लगता है आप इसको बताएंगे। पहली बात तो ये पता होना चाहिए जो शोर मंदिर है ये है कहाँ पर। तो ये जो मंदिर है
वो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये मंदिर है चेन्नई के अंदर, और चेन्नई है तमिलनाडु की कैपिटल, तो तमिलनाडु के अंदर हो गया। और शैली की बात करें तो सही जवाब होगा, जिन बच्चों को भी बी लगता है वो बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है ना। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है ये मंदिर, और यूनेस्को के अंदर शामिल होता है 1984 में। यदि मैं बात करूं महाबलीपुरम का शोर मंदिर, भगवान शिव और विष्णु, भगवान शिव और विष्णु को समर्पित, याद रहेगा पहली बात। और दूसरी बात 1984 1984 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया, विश्व धरोहर में, यूनेस्को विश्व धरोहर, विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया, में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की बात करें तो 319 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी की बात की जा रही है। ये चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था। और यदि इसका सही जवाब आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा, उत्तराधिकारी था वो था समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त का शासनकाल है 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक, 40 सालों तक शासन करता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में इसे ही कहा गया भारत का नेपोलियन। याद रहेंगी बातें, मैं 2 बार लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि याद नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। और जो नेपोलियन जो खुद था वो कहाँ का शासक था? वो था फ्रांस का शासक था। उससे तुलना की गई थी भारत के नेपोलियन की स्मिथ के द्वारा। ये बात याद रहेगी आपको। इसे उपाधि समुद्रगुप्त के बारे में बात चल रही है, समुद्रगुप्त के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, तो उपाधि दी गई थी कविराज। उपाधि क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। किस गुप्त वंश के शासक को कविराज कहा गया? इसने एक नाटक की रचना की थी, हरिसेन द्वारा रचित किया गया था इसके दरबार में, हरिसेन। याद रखेंगे आप इन बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है आपको बताना। राज तरंगिणी बिल्लड़, पृथ्वीराज रासो, नपतुंगा, विक्रमा देव चरित्र कल्लण, और गीत गोविंद जयदेव। गीत गोविंदा की हम बात कर चुके हैं, 12वीं सदी के अंदर लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। तो आपका सही जवाब तो आपका अभी तक आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पहले ऑप्शनों में आ चुका था आपके। अब बात आती है राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राज तरंगिणी का नाम हटा दें यहाँ से बिल्लण का, यहाँ पे नाम आएगा कल्लण। क्या नाम आएगा? कल्लण। याद रहेगी। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की थी? ये आप सबको पता होना चाहिए। पृथ्वीराज के मित्र थे चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। और विक्रमांक देव चरित्र, कल्लण की रचना नहीं थी। विक्रमा देव चरित्र ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है बिल्हण, बिल्हण की रचना थी। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, आप सबके लिए नॉलेज का भंडार है ये। राज तरंगिणी की रचना कल्लण ने की, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, और विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिल्हण ने की, और गीत गोविंदा की रचना जयदेव ने की। यही बातें आप याद कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी? ये आपके लिए, यदि आपने पहले पिछले से इससे लास्ट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन सुना है ढंग से, तो आप लोग बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट्स कीजिए, आपके आंसरों का वेट रहेगा, पता रहेगा कि आपका आंसर कितना आप ध्यान से सुन रहे हैं। बिल्कुल, गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इससे पहले जो संस्थापक श्रीगुप्त और घटोत्कच थे, उनके द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी। ये बात आपको पता है, ठीक है। कुमार गुप्त फर्स्ट की बात हमेशा की जाती है, और इसकी जो उपाधि थी वो क्या थी? शकादित्य, शकों को जीतने वाला शकादित्य। याद रहेगी बात। और स्कंद गुप्त के बारे में बात करें तो इसको काफी सारी उपाधियां दी जाती हैं। विक्रमादित्य बोला गया स्कंद गुप्त को, विक्रमादित्य।
इसी को बोला गया देवराज स्कंदगुप्त को। और काफी सारी उपाधि हैं, शक शक्रोपमा, शक्रोपमा भी किसकी उपाधि है? स्कंदगुप्त की उपाधि है। तो बिल्कुल जो सही जवाब है आपका वो चंद्रगुप्त है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन निकल गए बीच में बड़ी जल्दी से, और ये लीजिए आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक है? नालंदा का भी याद है तो भी काम चल जाएगा आपका। नालंदा, नालंदा की बात की जा रही है तो सही जवाब क्या है आप बता सकते हैं? विक्रमशिला की स्थापना एक राजा हुए थे, विक्रमशिला की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल जो है वो है पाल वंश के शासक, पाल वंश के, ठीक है। पाल वंश मुख्यतः कहां पर था? भारत का जो वर्तमान बंगाल का हिस्सा है वहां पर था। और भारत के इतिहास में एक चैप्टर आता है त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर हम लोग पाल वंश को पढ़ते हैं इंडियन जीके के हिसाब से। और इस पाल वंश का संस्थापक था जिसका नाम था गोपाल। याद रहेंगी बातें, याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना खालिस्तान, ये लिपि है, ये भाषा है, किसके अंदर हुई थी आपको बताना, जल्दी से बताएंगे आप। प्रयाग प्रशस्ति किस संस्कृत या हिंदी या पाली या प्राकृत भाषा, किस भाषा में लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है बच्चों संस्कृत के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी रचना के बारे में बात की जाती है पेपर में क्वेश्चन, ये भी एक नया क्वेश्चन ही है बिल्कुल। प्रयाग प्रशस्ति ये तो पता है कि किसने करवाई थी, रचना करवाई थी समुद्रगुप्त। याद रहेंगी बातें। गुप्त वंश का एक राजा हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, के दरबारी कवि जिनका नाम है हरिशेन, क्या नाम है? हरिशेन के द्वारा इसकी रचना की गई थी, करवाई गई थी, याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। कल्लण एक लेखक थे जिन्होंने खालिस्तान के राजाओं के बारे में संस्कृत में कविता लिखी। देखिए कल्लण जो फेमस है वो राजा हैं, कश्मीर के लेखक हैं। इनकी एक बड़ी फेमस किताब थी राजतरंगिणी, फेमस बुक थी राजतरंगिणी, किसकी? कल्लण की। और इसके जो लेखक थे, जो राइटर थे, वो कौन थे? वो थे कल्लण, याद रखना। और इसकी बात करें, राजतरंगिणी की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है राजाओं की नदी, राजाओं की नदी, याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली, विजयनगर, मेवाड़ से कल्लण का कोई संबंध नहीं है। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा की प्रेम कथा है। आप बताएंगे शकुंतला है, जो शकुंतला जिसका लिखा हुआ है नाम, उसका किसकी प्रेम कथा अभिज्ञान शकुंतलम में लिखी हुई है? तो आप लोगों को यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। यदि हम बात करें शकुंतला की तो ऋषि हुए थे विश्वामित्र, और एक स्वर्ग की अप्सरा थी मेनका। इन दोनों के प्यार के कारण जन्म होता है शकुंतला का। या इनके माता पिता कौन थे? विश्वामित्र और मेनका। इनकी जो शादी होती है उसका नाम था दुष्यंत, और इनके पुत्र का नाम ही है भारत, और जिसके कारण इस पवित्र भूमि का नाम भी क्या पड़ता है? भारत। बात की जा रही है कालिदास की। कालिदास एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति, शादी के बाद हुए थे विद्वान, ये पहले नहीं थे इतने विद्वान। तो कालिदास के बारे में बात करें, कालिदास ने काफी रचनाएं लिखी जिसमें मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र नंबर 1 पर आती है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम लिखा ही हुआ है, इसको मैं नंबर 2 डाल देता हूं, ठीक है। उसके बाद है विक्रमो, उसके बाद जो नाम है विक्रमो वर्षियाम, विक्रमो वर्षियाम। और कुछ रचनाओं की बात करें तो ऋतु संहार, ऋतु संहार। और बात करें मेघदूत। और जो लास्ट जो फेमस किताब थी उसका नाम यदि आप बताते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बताते तो मैं लिख दूंगा कुमार संभवम,
बात को समझे। यहाँ पर कालिदास के द्वारा रचित की गई रचनाओं की बात की जा रही है। जो 6 रचनाएं थी, मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियाम, ऋतु संगार, मेघदूत, कुमार संभव, ये सारी की सारी रचनाएं कालिदास के हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब कालिदास की है या नहीं है। आपको आगे कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख किया गया है, तो बताएंगे आप लोग। इसका जो सही जवाब देखिए, सुदर्शन झील का जो जानकारी मिलती है वो तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। मरम्मत की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख के अंदर जानकारी मिलती है कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम था सुदर्शन झील। जिसका नाम क्या था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये झील गिरनार पर्वत पर है। कहां पर है? गिरनार पर्वत। और ये पड़ता है हमारे मोदी जी की जगह पर। गिरनार पर्वत कहां पर? गुजरात में पड़ता है। इस अभिलेख के अंदर इस बात की भी जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था, इसका जो रिपेयर, इसका जो पुनर्निर्माण का काम था वो करवाया था समुद्रगुप्त ने। पुनर्निर्माण, याद रहेंगी। काम की बातें समझे। एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखवाई, पुलकेशिन ने अलोल शिलालेख लिखवाया और रुद्र दामन का था जूनागढ़ शिलालेख, जिसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण गिरनार पर्वत गुजरात में करवाया था, उसका पुनर्निर्माण समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया। खालिस्तान राजा समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कवि थे, कौन मंत्री थे, ये बड़ा ही आपके लिए तो सिंपल होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि समुद्रगुप्त के जो दरबार में कवि थे वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आप यदि बाण भट्ट की बात करते हैं तो सही जवाब होगा आपका हर्ष के बारे में क्या कहलाते हैं। आप हर्षवर्धन, आपने नाम सुना होगा, इन क्लासों में आ चुका है पहले। इसे ये आपके लिए जो प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, ये इस बात को विशेषकर ध्यान में रख के बनाई जा रही है कि आप लोग क्वेश्चन से जुड़े रहें और आप लोगों के सामने एक एक दो करके चीजों को रिप्रेजेंट धीरे धीरे किया जाए, जिससे आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आए। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई, हर्ष चरित्र और कादम्बरी। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो इसलिए जो बच्चे नए हैं या इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में, जो संतुष्ट हैं कि ठीक ठाक पढ़ाया जा रहा है, आपको सही बताया जा रहा है, तो वो लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपके लिए बताया जा रहा है। और ऐसे ही चीजों को याद होता है। जो नई चीज मिलती है, जो आप पहली बार सुनते हैं, उसको आपको लिख लेना चाहिए। जो हम बात करें कंबनी जो था वो राजा कोलतुंग प्रथम का दरबारी कवि था, और वसुमित्र जो था वो राजा कनिष्क के दरबार में था। इस बात का प्रमाण मिलता है जब बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के टाइम में होती है, तो वसुमित्र राजा की तरफ से आता है उसमें। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हरिशैन। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? महावीरचार्य ने, आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने। सिद्धांत शिरोमणि, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है 2020 के अंदर। अब किसी भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ये सिद्धांत शिरोमणि की यदि हम बात करें तो भास्कराचार्य तो बिल्कुल इसका सही जवाब है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया था सिद्धांत शिरोमणि। गणित सार संग्रह ये लिखा गया है महावीर चार्य के द्वारा। किसके द्वारा? गणित सार संग्रह, ये मैथ की बुक है। किसके द्वारा लिखी गई थी? महावीर चार्य। आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया आर्यभट्टियम, और ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई थी एक खंड, चलो ये लिख लो आप, ब्रह्मा इक्ष्वाकु सिद्धांत। खगोल शास्त्री थे ब्रह्मगुप्त, जिनके द्वारा लिखे गए ब्रह्मा इक्ष्वाकु सिद्धांत और खंड घातक। ठीक है, 2 किताबों की रचना की गई थी।
ये बात आपको याद रखनी है कि भास्कराचार्य के द्वारा, अभी ये पेपर में आया था क्वेश्चन, सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आप सबों के लिए। महावीरचार्य ने लिखी गणित सार संग्रह, आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टयम, और ब्रह्मगुप्त लिखता है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। नेक्स्ट की हम बात करें, सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के पास में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किस काल में थी? अब गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो मेन तो मौर्य काल की बातें हैं, पर संभावना ये है कि बाद में भी बनाई गई होंगी। तो सही जवाब है जो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आपको मिलता है, सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर में जो खोजी गई प्रतिमा है गौतम बुद्ध की, ये बनाई गई थी गुप्त काल के अंदर। किसके अंदर बनाई गई थी? गुप्त काल के अंदर बनाई गई थी। अब किसके द्वारा बनवाई गई, इससे कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, तो आप लोगों को बातों को याद रखना है ये, ठीक है। गुप्त काल की ये सुल्तानगंज, जैसे मौर्य ना कर दे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी, कल्लण ने रामचरित्रम लिखी, हर्ष चरित्र बाण भट्ट की किताब है, और फिरदौस ने लिखी शाहनामा। आप यदि थोड़े से भी समझदार है तो आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप कह देंगे कल्लण ने रामचरित्रम नहीं लिखी है, कल्लण ने लिखी है राजतरंगिणी। कल्लण ने कौन सी लिखी है? राजतरंगिणी, ठीक है। मैंने कम टाइम में क्वेश्चन करवाने लग गया हूं मैं, और ज्यादा अभी क्लास जो पहले 1 घंटे 10 मिनट तक जाती थी, वो क्लास 35 से 40 मिनट की होने लग गई है, और उसमें 25-30 क्वेश्चन आपको बता दिए जाते हैं। तो आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप भी सपोर्ट के तौर पे जो कर सकते हैं वो करें। इन चीजों को नोट्स करें, याद करें, अपनी तैयारी में जान डालें। जब आपको पता चलेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप। ये क्वेश्चन अपने आप में 4 क्वेश्चनों को समेटे हुए है। शूद्रक मृच्छकटिका लिखी गई, हर्षचरित्र किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। फिरदौसी की कौन सी किताब लिखता है? शाहनामा लिखता है। और कल्लण लिखता है कौन सी? राजतरंगिणी, ठीक है। ये बातें आपको समझनी चाहिए। कौन सा युग्म गलत हो गया तो प्यारे बच्चे कुछ और तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपने आप में कंटेंट क्वेश्चन में है। ये क्वेश्चन जो कि है गुप्त काल का एक मंदिर भीतर गांव नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर को छत और ऊंचे शिखर के साथ सबसे पुराना बचा हुआ टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। तो ये बताना है ये कहां पर स्थित है। यदि आपको ये भी पता है कि भीतर गांव कहां पर है तो आपका सही जवाब हो जाएगा। और जहां तक मैं बता सकता हूं, भीतर गांव जो है वो है उत्तर प्रदेश, योगी जी के राज्य में। इसकी जो खोज की गई थी, इस बात की जो जानकारी मिलती है वो पहली बार 1871 के अंदर मिलती है। क्या मिलती है? कब मिलती है? 1871 के अंदर मिलती है, जब अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसकी खोज की गई। भारत के पुरातत्व विभाग के खोजकर्ता के अध्यक्ष थे, कनिंगम के द्वारा इसकी खोज गई। और इसी मंदिर को कहा जाता है, हिंदू काल में एक मंदिर मिला, इसे कहा जाता है हिंदू आर्क। क्या कहा जाता है? इसका उपनाम क्या है? हिंदू आर्क। ये सारी बातें यदि आपके रजिस्टर में नोट हैं तो विश्वास मानिए जीके में आपका स्कोर बहुत बहुत अच्छा आएगा। निम्न में से किस भारतीय जनता से भूमि राजस्व संग्रह के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? आपको बताना है अंग्रेजों के द्वारा। देखिए, रेयतवाड़ी, जमींदार, महालवाड़ी और कुमार मात्य तो गुप्त काल का नाम है, इसलिए आंसर तो इसका यही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आंसर तो अपन को ज्यादा एक कला होती है आंसर लगाने की, तो आपको याद रखना होता है। अब बात करें थोड़ा सा इन ऑप्शनों के बारे में। जमींदारी की बात करें तो जमींदारी की जो प्रणाली स्टार्ट की गई थी वो कार्नवालिस के द्वारा की गई थी। कार्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई 1793 के अंदर। जमींदारी किसके द्वारा स्टार्ट की गई? कार्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई 1793 के अंदर। अब बात करें जो रेतवाड़ी दे रखी है, रेतवाड़ी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो रेतवाड़ी का सही जवाब होगा थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो 1820। और महलवाड़ी की हम बात करें, इसकी शुरुआत की थी होल्ट मैकेंजी के द्वारा। होल्ट मैकेंजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, और शुरुआत की गई 1822 के द्वारा। क्वेश्चन की खूबसूरती को समझे। आज के क्वेश्चन काफी एक्यूरेट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जनता में जो बीच का बंदा
इनमें से कौन सा नहीं है? तो कुमारमात्य बिल्कुल नहीं है, कुमारमात्य का अंग्रेजों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये तो चलो सही, अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये कुमारमात्य थोड़ा सा याद रखें, मैंने बोल के तो बता दिया था आपको। जो कुमारमात्य ये गुप्त काल का था, किसका था? गुप्त काल का सर्वोच्च अधिकारी था टैक्स के बारे में, ठीक। अब रेतवाड़ी थॉमस मुंडो के द्वारा 1820 में, जमींदार कॉर्नवालिस 1793 के अंदर, और महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी 1822 के अंदर। ये क्वेश्चन अपने आप में आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, रेतवाड़ी जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई? थॉमस मुंडो के द्वारा की गई। कब की गई? 1820 में की गई। ऐसे ही जमींदार की बात करें तो कॉर्नवालिस के द्वारा की गई 1793 के अंदर की गई। मालवाड़ी कब की गई? 1822 में की गई। किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। ऐसी बातें आपको याद करनी है। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी? इसमें बिना टाइम खराब किए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 319 से लेके 335 तक शासन किया, और इसने उपाधि धारण की किसकी? महाराजा धिराज की। सही जवाब है। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ क्या था? एक अधीनस्थ शासक था, एक वित्तीय मंत्री था, एक शाही मुंशी था, या फिर एक वाणिज्य था? कौन था? आपको ये बताना है कि 7वीं शताब्दी के अंदर राज्य व्यवस्था के अंदर जो भी आपको लगता है, जो भी आपका जवाब हो सकता है, वो आप कमेंट्स कर देंगे। सही मायने में एक अधीनस्थ शासक के तौर पे देखा जाता था। राजा और प्रजा के बीच का व्यक्ति, प्रजा से टैक्स लेता था सामंत, और वो राजा को पहुंचाता था। तो आप कह सकते हैं कि अधीनस्थ शासक हुआ करता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है आज का, आपकी क्लास समाप्त हो चुकी है। मैं सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करवाऊंगा दोबारा जो भी मैंने करवाया है। तो जो भी आपने अभी तक याद किया है, जो भी आपको याद हुआ है, आपको फटाफट इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। मैं अगले 5 मिनट के अंदर ये पूरे करवा दूंगा आपको। स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका फायर राउंड। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? सही जवाब होगा सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर है। 305 ईसा पूर्व के अंदर हराता है। राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिए गए हैं? तो सही जवाब होगा सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं राष्ट्रीय चिन्ह। लोहरिया, नंदगढ़ स्तंभ और रामपुरवा स्तंभ ये कहां पर है? चंपारण बिहार के अंदर है। लोहा स्तंभ दिल्ली के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपका बिल्कुल और हमारा सही जवाब मेगास्थनीज ग्रीस से था, इबन बतूता मोरक्को से था, और मार्को पोलो वेनिस से आता है। अशोक की राजधानी का नाम क्या था? सही जवाब है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को बसाया था 490 ईसा पूर्व के अंदर उदयीन ने। उदयीन है हर्यक वंश का अंतिम शासक, और हर्यक वंश को कहा गया पितृहंता वंश। इसका संस्थापक था बिंबसार। पाटलिपुत्र के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो इसे पटना के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने पटना को बसाया था, और यह बसा हुआ है गंगा नदी के तट पर। उज्जैन और कन्नौज की बात करें तो ये अशोक के टाइम पे उनकी प्रांतीय राजधानी रही है। और पेशावर का जो पुराना नाम है वो, पुरुषपुर का जो पुराना नाम है वो है पेशावर, और ये थी कनिष्क की राजधानी। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर भेज दिया था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, और उसकी बेटी से शादी की, और दहेज में अफगानिस्तान लिया, और भारत की सीमाओं से बाहर निकाल दिया। किसको निकाल दिया था? यूनानियों को। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्के को रुपया रूप कहा गया? तो सही जवाब होगा अर्ध साजिश की रचना कौटिल्य ने की थी, और कौटिल्य है चंद्रगुप्त का गुरु। रुपया रूप कहा गया चांदी को, स्वर्ण रूप कहा गया स्वर्ण के सिक्के को, ताम्र रूप कहा गया तांबे के सिक्के को, और सीसा रूपा कहा गया शीशे के सिक्के को। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त और कनिष्क, दोनों की बात की जा रही। नालंदा महाविहार की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? तो सही जवाब होगा कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, और कुमारगुप्त प्रथम उपाधि धारण करता है शकादित्य की। चंद्रगुप्त की उपाधि महाराजा धिराज, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। ये बात आपको याद रखनी है। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। महाबलीपुरम में शोर मंदिर, जो मंदिर वास्तुकला की किस शैली से बनाया गया? तो सही जवाब है द्रविड़ शैली से। और यह मंदिर, शोर जो मंदिर है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है चेन्नई के तमिलनाडु के अंदर, और भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। 1984 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, समुद्रगुप्त। क्योंकि चंद्रगुप्त का समय 319 से लेकर 335, समुद्रगुप्त का समय 335 से लेकर 375। भारत का नेपोलियन जो मूल रूप से था वो फ्रांस का था, और समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी कवि राज। और नाटक इसके टाइम में एक दरबारी था जो नाटक लिखता था, जिसका नाम था हरिशेन। ठीक है, आगे इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। मध्यकालीन भारत साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है। तो सही जवाब तो है गीता गोविंद, जयदेव के द्वारा 12वीं सदी में लिखी गई। राज तरंगिणी की रचना कल्लण करता है पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई और विक्रमादेव चरित्र की रचना की जाती है बिल्हण के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की पदवी धारण करते हैं? तो सही जवाब है महाराजा धीराज की पदवी धारण करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार गुप्त के द्वारा शकादित्य की उपाधि धारण की गई और स्कंद गुप्त के द्वारा विक्रमादित्य, देवराज और शकरूपमा। रामगुप्त गुप्त वंश का एक कमजोर शासक था जिसके द्वारा के विशेष काम नहीं किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन नालंदा और विक्रमशिला के संस्थापक है? तो धर्मपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक है और पाल वंश का संबंध बंगाल से है और पाल वंश का पहला शासक संस्थापक गोपाल है। धर्मपाल राजा है। पाल वंश को हम लोग पढ़ते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर जिससे राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट और बंगाल से आते हैं पाल वंश। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई और जो मैंने आपको बताया था हरिशेन, वो नाम यहाँ पर पढ़ना होता है। हरिशेन के द्वारा समुद्रगुप्त के आदेश पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। कल्लण एक लेखक है जिन्होंने खालिस्तान के राजाओं के बारे में संस्कृत में कविता लिखी। तो बिल्कुल सही जवाब है कल्लण है कश्मीर का जिसने किताब लिखी राजतरंगिणी, जिसकी भाषा संस्कृत थी और राजतरंगिणी का अर्थ ही होता है राजाओं की नदी। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा की प्रेम कथा है। तो सही जवाब होगा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। दुष्यंत शकुंतला के जो माता पिता हैं वो है विश्वामित्र और अप्सरा। मेनका के मिलन से शकुंतला का जन्म होता है और शकुंतला और दुष्यंत के बेटे का नाम भारत या भरत है जिसके नाम से इस पवित्र भूमि का नाम भारत पड़ा। कालिदास ने प्रमुख 6 रचनाएं की। आप एक कंपटीशन बच्चों के लिए जो पेपर में बार बार आती है वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। आपके लिए पहली है मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियाम, ऋतु संहार, मेघदूत और कुमार संभवम। आपको ये बोलना है, लिखना है, याद करना है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख को सुदर्शन झील के नामक मरम्मत के बारे में जानकारी मिलती है? तो रुद्रदामन का जूनालेख शिलालेख है। वो ये मरम्मत जानकारी देता है कि जिस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया, मौर्य ने करवाया था, उसका पुनर्निर्माण समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया। गिरनार पर्वत गुजरात में। खालिस्तान राज्य समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री था। तो सही जवाब होगा हरिशेन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के टाइम की बात है। कंबनी कोलतुंग फर्स्ट की बात है और वसुमित्र का संबंध कनिष्क से है। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो सही जवाब होगा भास्कराचार्य। महावीराचार्य ने लिखा गणित का सार संग्रह। आर्यभट्ट लिखता है आर्यभट्टियम और ब्रह्मगुप्त लिखता है ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किस काल की है? तो सही जवाब है गुप्ता काल की है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको बताना है। सुमेलित गलत है, मतलब सुमेलित नहीं है। शूद्रक के द्वारा लिखी गई मृच्छकटिका हर्षचरित्र लिखी जाती है बाणभट्ट के द्वारा। फिरदौसी लिखता है शाहनामा को और कल्लण ने लिखी राजतरंगिणी। गुप्त काल में जो भीतर गांव नामक जो स्थित इस मंदिर मिलता है उसके ऊंचे शिखर है, टेराकोटा हिंदू मंदिर का है। ये कहां पर स्थित है? तो सही जवाब होगा भीतर गांव उत्तर प्रदेश। और इस मंदिर को कहा जाता है हिंदू आर्क कहा जाता है। 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से भारतीय जनता की भूमि पर राजस्व को संग्रह करने के लिए अंग्रेजों और जनता के बीच में नियुक्त नहीं किया जाता था। सही जवाब क्या होगा? कुमार मात्य। कुमार मात्य इसलिए क्योंकि कुमार मात्य जो था वो था गुप्त काल का। रेवतवाड़ी प्रारंभ की गई थॉमस मुनरो के द्वारा 1822 में। महलवाड़ी प्रारंभ की गई होल्ट मैकेंजी 1822 में और जमींदारी प्रथा प्रारंभ की गई कॉर्नवालिस 1793 के अंदर। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण नहीं की थी, सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। उपाधि धारण की थी। इससे पहले उपाधि धारण राजा की होती थी, ना कि महाराज की। महाराजा धीराज, क्या हो गया, गलत समझे बात को, सुने एक बार दोबारा। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला या उपाधि का दावा किया जाता है वो कौन है? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। इससे पहले जो राजा थे कौन कौन थे? एक था श्रीगुप्त जो संस्थापक कहा जाता है और एक था घटोत्कच। ये दोनों अपने नाम के आगे महाराजा लगाते हैं और महाराजा धीराज का मतलब होता है महाराजाओं का महाराजा। महाराज का मतलब होता है राजाओं का राजा महाराज और महाराजाओं का महाराज मतलब महाराजा धीराज। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब होगा एक अधीनस्थ शासक के तौर पे जाना जाता है सामंतों को, जो जनता से टैक्स लेके राजाओं तक पहुंचाते हैं। और धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए। अपना सपोर्ट बनाए रखें। जिन्होंने लाइक नहीं किए वीडियो लाइक कर दें। अगली क्लास अपने ही टाइम पर आएगी। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ में। तो आप लोगों से अब मैंने 11वीं क्लास डाली है। अब आपसे निवेदन करता हूं कि इन क्लासों के डिस्क्रिप्शन को नोट्स करना स्टार्ट करें, तभी आपकी तैयारी में जान आएगी। धन्यवाद। खुश रहें, मौज रहें, जहां पर भी रहें। मुलाकात कल होगी।